हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? स्प्रिंग फोर्स के बारे में, यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये हेडिंग को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो हम सब लोग स्प्रिंग के बारे में तो कुछ बातें जानते ही हैं, है ना। एनएलएम में पढ़ा था अपन ने, मेरे ख्याल से 6th या 7th लेक्चर में अपन ने एनएलएम में स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करी थी। तो जैसे ही स्प्रिंग की बात आती है तो क्या हमें हुक्स लॉ के बारे में भी कुछ कुछ याद आता है। और हुक्स लॉ क्या कहता था कि भाई F इज इक्वल्स टू KX। बोलिए, क्या ये वाली बात हमको पता है? तो अब यहां पे अपने को क्या करना है, हमको स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, यानी कि स्प्रिंग की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम दोनों बातें करेंगे यहां पे, और वो दो बातें कौन सी होंगी यहां पे देखिए। तो अगर हमें पता है कि भाई इसमें हुक्स लॉ यूज हो रहा है, यानी कि F इज इक्वल्स टू KX वाली कुछ बात आ रही है, जिसमें K क्या होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और X क्या होता है वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे लेट से कि एक ब्लॉक है M मास का, और आप सब जानते हैं स्प्रिंग की एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो फिर से अपने नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करती है, अगर आप उस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो फिर से अपने नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करती है। तो यहां पे अभी जो अपन ने ये डायग्राम बनाया, दिस इज बेसिकली नेचुरल रेस्ट का है ये, ठीक है ना। यहां पे अभी जो स्प्रिंग है वो कैसे है? नेचुरल रेस्ट, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि ये वाली जो पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ नेचुरल, है ना, नेचुरल पोजीशन। मतलब अभी ना तो स्प्रिंग को अपन ने एक्सटेंड किया हुआ है ना ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, नॉर्मल है अभी ये। अब देखो क्या होता है कि अब मैं थोड़ा सा यहां पे स्प्रिंग को एक्सटेंड करूंगा। ठीक है ना। अब यहां पे क्या किया मैंने, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अगर मैंने इस स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है तो क्या मैंने यहां पे कुछ F फोर्स लगाया होगा? ठीक है। अब देखो ये अगर नॉर्मल स्प्रिंग थी तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K और जो भी इसकी नेचुरल लेंथ होती है वो X, ठीक है ना, और फोर्स इसमें अभी अपन ने कुछ लगाया नहीं। लेकिन यहां पे अगर मैं इसमें कुछ फोर्स लगा रहा हूं तो ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट K। अब जो X मैंने इसको आगे बढ़ाया तो वो क्या हुआ, देखो यहां पे ये जो डिस्टेंस आया अपने पास, ये डिस्टेंस क्या X डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, जो स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन पे थी मैंने उस स्प्रिंग को X डिस्टेंस आगे खींच दिया। तो ये मैंने X डिस्टेंस इसको आगे कर दिया। तो यानी कि ये इसकी ओरिजिन वाली पोजीशन थी, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन, और मैं उसको कहां पे ले आया? एट अ डिस्टेंस X। और इस पे फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। तो हम सब एक बात जानते हैं कि स्प्रिंग अपने आप को, अपनी पोजीशन को नेचुरल पोजीशन में लाने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं KX। क्या सब ये वाली बात भी जानते हैं? ठीक है ना, कोई नई बात नहीं पढ़ रहे अपन, ये होता ही है ऐसा। तो अब यहां पे देखो क्या है समझने वाली बात, हमको क्या फाइंड आउट करना है। हम यहां पे दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, और एक और चीज वर्क डन बाय ब्लॉक। ये दो बातें हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना, एक तो ब्लॉक और एक स्प्रिंग। हमको यहां पे जो हमारी हेडिंग है वो क्या कहती है? वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो हम पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग देख लें या ये देख लें, लेकिन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, प्लस माइनस का ही अंतर आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो समझने वाली बात है यहां पे। तो देखो मैंने क्या किया, X डिस्टेंस आगे लेकर के आ गया। तो फोर्स, ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाला फोर्स मैं लगा रहा हूं। स्प्रिंग कौन सा फोर्स लगा रही है? स्प्रिंग लगा रही है KX फोर्स। लेकिन जब मैं ये वाला फोर्स F लगा रहा था, तो अब भाई मुझे तो क्या करना है, अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
एफ डॉट डीएस ये होता है। तो एफ तो आपका kx हो जाएगा और एस क्या होगा आपका या डीएस क्या होगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, या इसको अगर मैं और ओपन करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एफ डीएस कॉस थीटा। और क्योंकि यहां पे अपन ने एक्स में लिया है डिस्प्लेसमेंट, तो एस को हटा करके मैं क्या कर रहा हूं यहां पे एक्स, यानी कि एफ डीएक्स कॉस थीटा। तो अब देखो फोर्स तो मुझे पता है, dx मुझे अभी नहीं पता है, तो हम यहां पे क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं ये वाली चीज फाइंड आउट करूं, वर्क डन बाय ब्लॉक, मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं सबसे पहले, वर्क डन बाय ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर f डायरेक्शन में एक फोर्स लगा। बेटा जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, तो जब मैं फोर्स लगा रहा था तब तो ये नेचुरल स्टेट में था ना, मैं इसके ऊपर f में फोर्स लगा रहा हूं इधर की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, किधर की तरफ, इधर की तरफ ही। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट माना, लेट्स से dx, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे तो इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट में मैंने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, फिर लिमिट लगा दूंगा 0 से x, तो टोटल मेरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो मैं एक बहुत छोटे से पॉइंट पे जो वर्क डन हुआ है इस F फोर्स की वजह से, वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, और ये वर्क डन किस पे निकाल रहा हूं मैं, ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे जो F फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ जो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं मैं dx, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेरे पास कितना आएगा, यहां पे देखिए इसको इधर लिखता हूं मैं, तो ये वर्क डन मेरे पास कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx और यहां पे cos थीटा, ठीक है, F dx cos थीटा ऐसे लिख दिया, चलो ठीक है ना। अब देखो F तो कितना है, ये जो F फोर्स है क्या ये kx के बराबर है, और ये किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, dx भी इस डायरेक्शन में है, दोनों ही एक डायरेक्शन में, तो जो वर्क डन आएगा बेटा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव है, तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, kx dx और cos 0, तो यानी कि 1, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा, 0 से x। अब ये देखो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरिजिन यहां था और एक्सटेंड यहां तक हुआ, तो जहां से जहां तक का किया वो टोटल मैंने, भाई ये जो dx है ना, ये dx मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेट मानी है, ठीक है ना, ये कैसी स्टेट है, एक इंटरमीडिएट स्टेट। मैंने इस इंटरमीडिएट स्टेट पे क्या पता किया, वर्क डन बाय ब्लॉक, और वो कितना आ गया, kx dx। अब इस kx dx को, जो कि बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन है, अगर इसको मैं 0 से लेकर के x तक, यानी कि इस पूरी लंबाई तक जितने में एक्सटेंशन हुआ है, अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, वर्क डन बाय ब्लॉक। तो देखो ये कितना आएगा, k को तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रेशन किया dx के रेस्पेक्ट में, तो x²/2 एंड 0 to x। अच्छा 0 to x की जगह अगर मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने इसको इनिशियल पोजीशन से और यहां पे लेट से फाइनल पोजीशन तक लेकर के चला गया, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। तो मेरी लिमिट क्या हो जाएंगी, इंस्टेड ऑफ 0 में यहां पे बोल सकता हूं x इनिशियल और यहां पे बोल सकता हूं x फाइनल। मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपको फॉर्मूला सेव करके रखने के लिए। तो अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, फिर लिमिट कहां से कहां तक की हुई, x इनिशियल से x फाइनल। अब इसको लिमिट में को यहां पे पुट करनी है, तो कितना हो जाएगा ये, k/2 कर लो उसको बाहर, ठीक है ना, तो x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ये क्या आ गया, वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन स्प्रिंग, ठीक है ना। इसको तो एक अलग से सेव करके रख लें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब एक और चीज समझते हैं अपन, ये अभी अपन ने क्या निकाला है, वर्क डन बाय ब्लॉक। अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। मैंने जानबूझ करके स्प्रिंग का वर्क डन पहले कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको अंतर बताना चाहता था। अब देखो कुछ बातें हैं जो मैं बोर्ड से रब कर रहा हूं, जैसे कि इधर और ये dx और ये यहां से भी dx, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो मैंने यहां से अभी रब करी है। चलो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग अब अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगेन द सेम थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। लेकिन यहां पे अब क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और किसका फोर्स, जो स्प्रिंग लगा रही होगी,
है ना। अभी तक तो ब्लॉक था, तो ब्लॉक पे जिधर लग रहा था भाई हमको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाली बात ध्यान रखनी है वर्क डन में। तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो यानी कि स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स, ये स्प्रिंग जो लगा रही है फोर्स वो। तो अब देखो यहां पे अगर मैं इसको F फोर्स से बाहर की तरफ खींच रहा हूं तो स्प्रिंग पे कहां की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बेटा, स्प्रिंग ये है और इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? kx। कितना फोर्स लग रहा है? kx। ठीक है, लेकिन जब मैं इस स्प्रिंग को मतलब ये यार थी तो नेचुरल स्टेट में, मैं क्या कर रहा हूं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। तो जब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं तो मैं फोर्स तो पीछे लगा रहा हूं, लेकिन स्प्रिंग अपने आप के ऊपर एक फोर्स लगा रही है kx फोर्स। क्यों? क्योंकि वो अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आना चाहती है, तो वो अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कि ये वाला फोर्स हो गया kx। क्लियर? अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो बेटा अभी भी यहीं पे ही है ना, इसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में ही मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं dx, यानी कि अगेन आई एम टेकिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? राइट हैंड साइड की तरफ, और kx का डायरेक्शन अपोजिट तरफ। तो भाई हम तो ये वाली बात जानते हैं, अगर एक फोर्स यहां पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहां लग रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री क्या होता है? -1। क्या हम जानते हैं कि नहीं जानते ये वाली बात? तो यानी कि वर्क डन क्या होगा स्प्रिंग के केस में? यहां पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब इसको अपन यहां पे इक्वेशन बनाते हैं। तो अब देखो यहां पे मैं क्या कर दूं, इसी में थोड़े से चेंजेस कर दूं। ये तो सबने नोट कर लिया होगा ना इधर का पार्ट, तो चलो इसी में ही अपन चेंजेस कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ये अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो F dx cos थीटा, तो यहां पे जो F है यानी कि kx, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा? kx और dx, ठीक है। अब cos दिस इज नाउ 180 डिग्री, इंस्टेड ऑफ 0 डिग्री ये क्या हो गया? 180 डिग्री। तो यानी कि क्या हो गया? माइनस का साइन kx dx। ये मैं क्या निकाल रहा हूं? वर्क डन बाय स्प्रिंग। अच्छा, अब इसकी लिमिट वापस से वही इनिशियल से फाइनल, ठीक है ना। तो इनिशियल से फाइनल, क्योंकि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, अगर ये हमने अब वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाल रहे हैं तब भी क्या ये स्प्रिंग जो kx फोर्स लगा रही है अपनी नेचुरल लेंथ यानी कि वापस से यहां पे आना चाहेगी, तो ये इनिशियल और फाइनल लिमिट इसकी वो की वही रहेंगी। तो यहां पे हमने रख दिया x इनिशियल से x फाइनल, यहां पे भी x इनिशियल से x फाइनल, ठीक है ना। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा? k को कांस्टेंट ले लिया, माइनस k को एक्चुअली, और दिस इज x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट हो गई आपकी x इनिशियल से x फाइनल। इसको और अगर अपन सॉल्व करें तो माइनस k और माइनस k बाय 2 और x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, दिस इज योर वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मूले अब मैंने आपके सामने यहां पे कैलकुलेट किए, यानी कि मैंने अभी आपके सामने दो तरह के डेरिवेशन किए हैं, और उन दोनों डेरिवेशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या है? इस साइन का, यहां पे माइनस आ गया, इससे पिछले वाले डेरिवेशन में प्लस साइन का। तो बहुत छोटे से डेरिवेशन है और बहुत लॉजिकल है अगर आप समझना चाहें तो। अभी भी किसी को समझने में दिक्कत है? मैं एक बार और रिपीट करूंगा, यहां तक की बातें आप नोट करिए। पहले नोट किया सबने यहां तक? अब देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं उनके लिए एक बार और रिपीट करूंगा, और बहुत ही आसान भाषा में। तो इस पर्टिकुलर हेडिंग पे आगे बढ़ने से पहले दो चीज सोचो, एक तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू और एक स्प्रिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। तुम क्या सोचते हो और स्प्रिंग क्या सोचती है, थोड़ा थोड़ा ऐसे अपने दिमाग में कुछ बातें ला करके रिलेट करना। तो पहला केस, जब तुम हो यहां पे, अभी स्प्रिंग नहीं है, अभी तुम हो यहां पे, तो जब तुम इस ब्लॉक को जो कि अपने नेचुरल स्टेट में था, अगर तुम इसको कुछ F फोर्स से खींचोगे तो वो आ गया F फोर्स। तुम इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में थे,
ठीक है ना। तो इस केस में क्या था, वर्क डन पॉजिटिव था, पॉजिटिव था इसलिए तुमने क्या किया, kx dx को इंटीग्रेट कर दिया और दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री, तो इंटीग्रेट किया, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, k/2 एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। क्या किया तुमने, फाइनल से इनिशियल लिमिट में उसको एनक्लोज कर दिया, उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को, टोटल एडअप कर लिया कि टोटल यहां पे कितना वर्क डन हुआ होगा, किसकी वजह से, ब्लॉक की वजह से। ये जो एफ फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है। ये बेटा कुछ कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, अपन ने शायद इससे पिछले कुछ लेक्चर में देखा था। एक ब्लॉक है, स्ट्रिंग जा रही है, पुली है, नीचे आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर एफ फोर्स लग रहा था नीचे। तो मैंने तब भी बोला था कि ये जो वर्क डन हो रहा है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से ऊपर रखे हुए ब्लॉक पे क्या वर्क डन हुआ, तो आपने बोला था 0 है। याद आ रहा है, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं वाला क्वेश्चन, शायद आपको याद आ जाए। वो क्वेश्चन क्या था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था वो, यहां पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ था और ये यहां पे नीचे इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई थिंक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो यहां से यहां तक का कुछ डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर का। याद आया, जल गई ना बेटा दिमाग की बत्तियां। तो मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे अगर आप वर्क डन निकाल रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम ब्लॉक पे भी वर्क डन निकाल सकते हैं तो नहीं। क्यों, क्योंकि भाई ब्लॉक के ऊपर कौन वर्क डन करेगा, टेंशन फोर्स, क्योंकि ब्लॉक किसके साथ कनेक्टेड है, स्ट्रिंग के साथ। सिमिलर इसी तरह की एनालॉजी को यहां पे अप्लाई कीजिए, इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग पे भी होगा। स्प्रिंग पे जो वर्क डन होगा वो कौन से फोर्स की वजह से होगा, kx की वजह से। तो ये वाला पार्ट समझ में आया। अब स्प्रिंग के ऊपर आते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग में क्या हो रहा है, आप इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, स्प्रिंग अपने आप को, अपनी पोजीशन को वापस से बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए अंदर की डायरेक्शन में kx फोर्स लगा रही है, तो ये हो गया kx अंदर की तरफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों हुआ, ये शायद अभी बहुत बच्चों को डाउट होगा। तो देखो, आप इसको खींच तो बाहर ही रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप इसको बाहर नहीं खींचोगे तो क्या kx आएगा क्या अंदर, नहीं आएगा। आप इसको बाहर खींच रहे हो, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया dx। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर छोटी सी लेंथ पे मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया और उसको इस लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, और kx इधर है, dx इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, cos 180 इज -1, तो अल्टीमेटली जो भी वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। चलो, यहां तक हमें सब बातें अभी तक समझ में आ चुकी हैं। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, एक और चीज, अपन ने इतनी सारी बातें पढ़ लिया, इतना तो ध्यान ही नहीं दिया, स्प्रिंग फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है भैया। F बराबर क्या है, kx, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स चेंज होगा, तो इट्स अ वेरिएबल फोर्स। ये किसका एक एप्लीकेशन है, अभी अभी अपन ने जो पढ़ा था यार, 2 लेक्चर पहले, 1 लेक्चर पहले पढ़ा है ना यार, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये उसी एप्लीकेशन पे तो है। आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन वाली बात अपन ने कब करी थी, अपन वेरिएबल फोर्स पे आए थे, तो इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात, क्या स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन होता है हमेशा नेगेटिव होता है क्या, भाई हमने ब्लॉक की वजह से क्या देखा, वर्क डन इज पॉजिटिव, लेकिन वर्क डन बाय स्प्रिंग अभी अभी हमने क्या देखा, नेगेटिव। देखा कि नहीं देखा, तो क्या ऐसा बोलना सही है क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मुझे तो ये बता दीजिए कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये वाली बात बोलनी सही है, ट्रू या फॉल्स बताइए। अच्छा, ट्रू वाले हाथ खड़े करिए, फॉल्स वाले, अरे बेटा फॉल्स है, कैसे, चलो इसको भी देखते हैं अभी कैसे। पहले अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ट्रू और फॉल्स है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फॉल्स है, ठीक है ना, यानी कि ये आंसर जो है ये करेक्ट है और ये नहीं है। तो अब ये कैसे हो रहा है,
अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कौन सा केस ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं मैं कॉन्ट्रैक्शन का केस ले रहा हूं, क्योंकि हम अपना ये वाला स्टेटमेंट बताना चाहते हैं कि भाई स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। तो हमने क्या लिया, हमने अभी अभी जो एग्जांपल देखा था, यहां पे जो डेरिवेशन देखा था जिसमें अपने वर्क डन ऑफ स्प्रिंग निकाला था, तो ये किसका एग्जांपल था, ये एक्सटेंशन का था ना, यहां पे हमने एक्सटेंड किया था तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई थी। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां पे स्प्रिंग को धक्का दे रहे हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। देखो बहुत अंतर है इन स्टेटमेंट में, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फोर्स, दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, हमें हर एक को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है। तो मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना, मैं फोर्स लगा रहा हूं अंदर की तरफ, स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगा रही है। अगर मैं इस स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबा रहा हूं तो यार स्प्रिंग क्या करेगी, अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए बाहर की तरफ आएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में kx होगा, हाँ या ना, इस डायरेक्शन में kx होगा। तो अब यहां पे अगर kx इधर होगा, यानी कि स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, इधर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, क्या इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस डायरेक्शन में kx हो गया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा यहां पे, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या हो गया, पॉजिटिव। इसलिए ये वाली बात बोलना गलत है कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से जब भी वर्क डन होगा तो नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हालांकि दिखने में तो बहुत इजी है, लेकिन जब अपन इसको समझते हैं तो कई बार 12 बज जाते हैं, है ना। क्योंकि अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा रख दिया, अगर आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी है तो ये क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में बन जाएगा, बन तो जाएगा ही सही, प्लस माइनस की गलती करोगे, और वो प्लस माइनस की गलती ना करो, इसीलिए मैंने आपको दोनों वर्क डन बताए थे कि स्प्रिंग से होगा तो ये है और ब्लॉक से होगा तो ये है। अब देखो यहां पे क्या बोला गया, फाइंड आउट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स यानी कि जो फोर्स अपन लगाते हैं, जो फोर्स स्प्रिंग लगाती है वो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स यानी कि kx। तो यहां पे जो F फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है वो बताना है। टू स्लोली एक्सटेंड द स्प्रिंग फ्रॉम x टू 2x। लेट से कि ये अपना ब्लॉक M जो था यहां पे नेचुरल स्टेट पे है, ये अभी ठीक है ना, नेचुरल लेंथ पे अभी अपनी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक एक्सटेंड होकर के कुछ आगे चला गया, कुछ x लेंथ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ब्लॉक और आगे गया, ये सबको विजिबल है ना वहां तक, बेटा विजिबल है सबको ये, ठीक है। तो देखो नेचुरल लेंथ इसकी कहां पे थी, ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बिना डायग्राम बनाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहां पे ये x डिस्टेंस है और यहां से अगर और आगे जाएं तो दिस इज योर 2x डिस्टेंस, और ये आपका यहां पे ओरिजिन है, क्योंकि ये आपकी नेचुरल लेंथ है। यहां पे इधर आपकी नेचुरल लेंथ है, यहां से यहां x डिस्टेंस और यहां से यहां 2x। तो मैंने उन दोनों को यहां ले लिया ऊपर ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, पीछे जो बच्चे बैठे होने।
तो अब हमें क्या करना है, हमें वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो यानी कि यहां पे कुछ एफ फोर्स होगा, यहां पे कुछ एफ फोर्स होगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो स्प्रिंग है ये भी अपने अंदर एक फोर्स लगा रही होगी के एक्स, इधर भी एक फोर्स लग रहा होगा के एक्स, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, तो बिल्कुल लग रहा होगा। अब यहां पे लेकिन जो वर्क डन हमें निकालना है, दिस वर्क डन इज बाय द अप्लाइड फोर्स, यानी कि डब्ल्यू एफ में कर रहा हूं। डब्ल्यू एफ का मतलब ये जो एफ फोर्स है कौन सा है, अप्लाइड फोर्स का है। तो क्या होगा, इसमें भी अपने को एफ डॉट ds जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो करना ही है। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा मैं, देखो एक लिमिट तो है 0 से x, एक है 0 से 2x। तो मुझे क्या करना है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फ्रॉम x टू 2x, यानी कि मुझे लिमिट बता दी गई है कि मुझे यहां से लेकर के और यहां तक का, तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, x से 2x। चलो इतनी बात भी क्लियर। लेकिन अब फोर्स क्या होगा, प्लस का kx या माइनस का kx, वर्क डन क्या होगा, प्लस या माइनस, कॉस थीटा क्या होगा, 0 या 180, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सब बातें अभी भी अपने को यहां पे पता करनी बाकी है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो फोर्स है ये मैं लगा रहा हूं इधर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। और लेट से मान लेता हूं कि मैंने कुछ dx डिस्प्लेसमेंट कर दिया यहां पे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, x से 2x तक की लिमिट में तो डालना ही है। भाई मेरा एरिया ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ये मेरा एरिया ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। और इसमें मैंने क्या कर लिया, छोटे से डिस्टेंस पे मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया और उस पर लिमिट लगा दी x से 2x, तो मेरा आंसर हो गया। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। एंड ऑब्वियसली दिस एफ फोर्स इज इक्वल्स टू द के एक्स फोर्स, और के एक्स क्या है, एफ स्प्रिंग, तो इसको लिख सकते हो एफ एस पी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से 2x के एक्स डी एक्स और cos 0 डिग्री, एफ डी एस कॉस थीटा लिखते, मैंने डायरेक्टली लिख लिया यहां पे। तो k कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2 विद रिस्पेक्ट टू x, cos 0 इज 1, तो यहां पे 1 लिख लिया। इसको इंटीग्रेशन करना है x से 2x में, तो ये लिमिट लगा दी मैंने। और अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k 2x का स्क्वायर यानी कि 4x² / 2 माइनस x² / 2, तो एलसीएम ले लो, k/2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3x², तो क्या लिख सकता हूं मैं 3/2 kx²। दिस इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ बच्चे क्या गलती कर देते कि kx को माइनस में ले लेते, और kx को माइनस में ले लिया, ये वहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऑप्शन में दिया जाएगा, ऑप्शन आपको एक और होगा -3/2 kx²। तो ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा सिंपल एप्लीकेशन, लेकिन इसमें प्लस और माइनस की वजह से अधिकतर बच्चों के, अधिकतर का मतलब 90% बच्चों के आंसर इसलिए गलत होते हैं, ठीक है। चलो तो अब अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन आगे, आइए इधर देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन स्प्रिंग फोर्स के ऊपर नहीं है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कांस्टेंट फोर्स का क्वेश्चन है, अपन बीच में ऐसे ही ले रहे हैं ताकि अपना रिवीजन होता रहे। तो ये आपका क्या है, एक वेज है थीटा एंगल पे, यहां पे एक ब्लॉक है m और इसमें डेल्टा एस, यहां पे डिस्प्लेसमेंट बता रखा है, h इसकी हाइट बता रखी है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए स्मूथ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एट इंक्लिनेशन थीटा, फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटी। तो कोई बात नहीं, अपन इस क्वेश्चन को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये अपना ब्लॉक है m मास का, और हमको क्या करना है, एक तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पता करना है और एक वर्क डन बाय mg। ये दो चीजें, यानी कि mg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स
ठीक है ना, इसको ग्रेविटी भी बोल सकते हो। तो ये दो बातें अपने को यहां पे पता करनी है। तो अब इसका एफबीडी बनाए बेटा, ये mg, एक कंपोनेंट यहां, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे जाएगी बेटा, ये यहां परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज नॉर्मल। अब ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी कि दिस इज mg cos थीटा, और ये क्या हो गया mg sin थीटा, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और चीज यहां पे जो आपको डिस्प्लेसमेंट बोला गया है वो कितना बताया गया है, डेल्टा एस, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये ऐसे आ रहा है नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन यहां है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये नॉर्मल ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर। नॉर्मल इज अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई कब होगा डिस्प्लेसमेंट से भाई, कॉस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, एन इंटू डेल्टा एस कॉस 90 क्या होगा 0। तो इसलिए अपन ने क्या लिख लिया, बाय प्रॉपर्टी डायरेक्टली 0। तो एक पार्ट तो हो गया। अब बाय mg यानी कि बाय ग्रेविटी ये कितना होगा, कर रखा है वैसे तो अपन ने ऐसा क्वेश्चन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है mg sin थीटा, और ये जो mg sin थीटा है, ये जो बेसिकली एक कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये किस डायरेक्शन में, ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि वर्क डन बाय mg इज इक्वल्स टू mg sin थीटा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। और यहां पे फ्रिक्शन की बात नहीं थी, अपन ने तो ऐसा भी क्वेश्चन देखा हुआ जिसमें फ्रिक्शन भी लग रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है ना। आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, बेसिकली ये कोई टॉपिक नहीं है। अब वर्क डन के बारे में आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स भी अभी अपन ने देखा, अपन ने कोई चीज पढ़ाई करी क्या उसमें, जो ऑलरेडी आता था उसी को तो इंप्लाई किया है। अब टेंशन फोर्स के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, तो टेंशन फोर्स तो हमें पता है टेंशन फोर्स क्या होता है, केवल उसके कंसेप्ट को वर्क पावर एनर्जी से रिलेट करना है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, एक सर्कुलर मोशन का बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम अपने को दिया हुआ है, और एक बॉब है यहाँ पे, और बॉब का वेट है क्या, बॉब का कोई वेट नहीं है, इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, मैंने यहां से इसको रिलीज कर दिया, इधर गया फिर इधर आ रहा है, इधर गया फिर इधर आ रहा है, ठीक है ना। सो फाइंड आउट द वर्क डन बाय टेंशन ए बी, फिर बी सी और सी ए, यानी कि ये पहले आया इधर, फिर गया इधर, और फिर यानी कि इन्होंने यहां से रिलीज नहीं किया, इन्होंने इस वाले को एक्सट्रीम पॉइंट माना हुआ है, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीम पॉइंट, है ना, यानी कि यहां पे ये रेस्ट की पोजीशन में था, और यहां से इसको ड्रॉप किया गया, तो ये इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया। तो अब देखो, अगर ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो रस्सी ये है, और अगर ये रस्सी है तो क्या यहां पे टेंशन फोर्स है, क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, क्या टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क डन 0। अगर मान लो ये यहां से यहां जा रहा है, तो देखो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इधर और टेंशन फोर्स इधर ऊपर, अगेन 90 डिग्री, यहां पे भी 0। अब सी से ए पे जब ये आ रहा है, तो यहां पे देखो ये इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट और इधर की तरफ ये टेंशन फोर्स, अगेन द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दिस इज 90 डिग्री। तो तीनों के तीनों केसेस में वर्क डन क्या आ गया 0। इन ऑल द 3 केसेस द वर्क डन इज 0, क्योंकि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये तो पहले लेक्चर में अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ऐसा होगा तो वर्क डन क्या होगा 0। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, करिए इसको, पढ़िए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन 10 kg ब्लॉक रीचेज एट ग्राउंड, देन फाइंड वर्क डन। अच्छा, ये इस क्वेश्चन से, हालांकि इससे स्प्रिंग के बारे में अपने को कोई बात नहीं पता चल रही, लेकिन कंसेप्ट रिलेट कर सकते हो आप। कैसे? हमने दो बातें पढ़ी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय ब्लॉक। तो यहां पे भी वो दोनों बातें यहां पे पूछी गई हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ ऑन 10 kg, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5 kg, फिर वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कंसेप्ट बनेंगे इस क्वेश्चन से भी। ठीक है, तो करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg ब्लॉक। तो डायग्राम बहुत अच्छे से विजिबल होगा, इसी के ऊपर बना देता हूं मैं फिर एफबीडी। ये 10 kg ब्लॉक है, तो यानी कि नीचे क्या लग रहा होगा 10G, यहां पे क्या लग रहा होगा 5G। बेटा ऊपर की तरफ टेंशन, ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर आप जब भी टेंशन फोर्स बनाते हो तो ये एरो ऊपर और नीचे क्यों बनाते हो? बेटा ये इस ब्लॉक के लिए तो टेंशन फोर्स ऊपर और इस ब्लॉक के लिए भी टेंशन फोर्स ऊपर, लेकिन ये पुली है, पुली के लिए भी तो अपन एफबीडी बनाते हैं ना, तो पुली के लिए एक टेंशन नीचे, इस वाली पुली के लिए वाला टेंशन नीचे। ठीक है, चलो। अच्छा, ये तो हो गया, इसके अलावा और कुछ? पुली से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपन यहां की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या होगा 2T लगेगी। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg। तो ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि 10G की वजह से जो वर्क डन हो रहा होगा। थोड़ा सा सोचना, ये 2 मीटर का हाइट है, कितनी हाइट है ये 2 मीटर की हाइट है, और ये ज्यादा वजनी है और ये कम वजन का है, तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या बेटा नीचे की तरफ 2 मीटर होगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 2 मीटर होगा। थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट वाली बात आ रही है, समझ पा रहे होंगे। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है 10G, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है 2 मीटर। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में, वर्क डन इज पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 100 इंटू 2, और चलो लिख लो cos 0 डिग्री भी। ठीक है, तो कितना हो गया 200 जूल। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व हो गया। अगला क्या बोला गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5G। तो भाई 5G ये है, ये लग रहा है नीचे की तरफ, और हमको दिख रहा है कि भाई ये भारी वजन का है, ये नीचे जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो 5G नीचे, 2m ऊपर, तो दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना हो गया बेटा 5G नीचे, 2m ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। बेटा cos 180 -1, यानी कि वर्क डन नेगेटिव। तो क्या होगा सेकेंड पॉइंट, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5 kg। सो दिस इज 50 इंटू 2 इंटू cos 180 डिग्री। तो 50 इंटू 2 इज, और cos 180 इज माइनस, तो -100 जूल। इसी तरह से अपना हो गया सेकेंड पार्ट सॉल्व। ठीक है, थर्ड पार्ट, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg। तो आप देखो 10 kg पे जो टेंशन लग रही है, क्या बेटा यही टेंशन यहां पे भी लग रही है? क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक, देखो बेटा ये यहां से जो स्ट्रिंग जा रही है ना, ये बीच में ब्रेक नहीं हो रही है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग ये वाली पूरी एक है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट रहती है, हम जानते हैं ये वाली प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की। तो ये टेंशन कितना वर्क डन कर रही है इस 10 kg के ब्लॉक पे, ये हमें यहां पे बताना है। तो टेंशन फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन कैसा हो गया नेगेटिव। तो थर्ड पार्ट अपन यहां पे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg। कितना हो गया? अच्छा नहीं यार, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप?
ये तो ठीक है, चलो आप नेगेटिव बोल रहे हो कि टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन की तो वैल्यू ही नहीं पता आपको। टेंशन की वैल्यू पता है क्या? यहां पे नहीं पता है। तो देखो अब यहां पे थोड़ा सा एनएलएम काम आएगा। क्या काम आएगा? यहां पे एनएलएम काम आएगा। हमको क्या दिख रहा है कि ये जो है 2 मीटर नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इसमें मोमेंटम तो है, यानी कि मैं यहां पे एक इक्वेशन लिख सकता हूं इस 10 kg ब्लॉक के लिए। देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन फॉर 10 kg ब्लॉक, और वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी कि यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमए आएगा। दिख गया सबको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमए आता हुआ। तो नीचे वाली चीज बड़ी है, यानी कि 10g माइनस टी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। हमने मान लिया कि नीचे की तरफ कुछ ए एक्सेलरेशन है, इधर ऊपर की तरफ कुछ ए एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे लिखो आप इक्वेशन फॉर 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? यहां पे 5g नीचे, t ऊपर और एक्सेलरेशन ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि t बड़ा है, तो यहां पे इक्वेशन क्या आएगी, t माइनस 5g इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 इंटू एक्सेलरेशन a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से आपको दिख रहा होगा t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 माइनस 5 इज कितना हो गया, 5g, है ना। दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड 1 एंड 2, तो 5g बराबर कितना आएगा, 15 a, तो a बराबर कितना आ गया, 50 बाय 15, यानी कि 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन विच आई गॉट, 10 बाय 3। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, तो अब क्या करना है, हम अपनी एक इक्वेशन उठा लेते हैं। और कौन सी उठा रहा हूं मैं इक्वेशन, लेट से कि 10g माइनस टी इज इक्वल्स टू 10a। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठा ली। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, t, a तो मैं पता कर ही चुका हूं, और a मैंने कितना फाइंड आउट किया है, 10 बाय 3। तो कितना हो गया, 100 माइनस 100 बाय 3 इज इक्वल्स टू t। 3 एलसीएम ले लिया तो 300 माइनस 100 अपॉन 3 बराबर t, यानी कि 200 बाय 3 न्यूटन टेंशन, ठीक है ना। तो टेंशन कितनी आ गई मेरे पास, 200 बाय 3 न्यूटन। तो अब मैं ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं, तीसरा और चौथा। यहां पे टेंशन फोर्स है ऊपर, और कितनी है, 200 बाय कितनी है, 200 बाय 3 न्यूटन। यहां पे भी टेंशन कितनी है, 200 बाय 3 न्यूटन। भाई पूरी रस्सी एक ही तो है, एक ही टेंशन होगी। तो अब देखो यहां पे फोर्स कितना आ गया अपने पास, 200 बाय 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 2, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय, अब दोनों के बीच में एंगल तो 180 डिग्री है, तो -1 मैंने डायरेक्टली लिख लिया, तो माइनस 400 बाय 3 जूल, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट, यानी कि अपने को क्या करना है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg ब्लॉक, तो इसको भी अपन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg ब्लॉक। तो यहां पे टेंशन कितनी है बेटा, ऊपर की तरफ है, ये टेंशन 5 kg पे ऊपर की तरफ है, कितनी है, 200 बाय 3, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है 2 मीटर, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यहां पे क्या हो गया, 200 बाय 3 इंटू 2 इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि 400 बाय 3 जूल। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी अपन ने इजीली कर लिया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये टेंशन फोर्स तो निकालना आता ही, अपने को एनएलएम पढ़ ही चुके हैं अपन, तो कोई दिक्कत है नहीं इसको सॉल्व करने में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक नोट करो आप, नोट किया बेटा सबने, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, यही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है।
रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है? A block of mass m is released from top of an inclined plane of inclination theta. The coefficient of friction between the block and the inclined surface is mu. Find work done by normal reaction, gravity and friction when the block moves from top to bottom. तो क्या बोला गया है? ये सबको एक वेज दिख रहा है, ठीक है ना? यहां पे एक ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना? अब यहां पे क्या हो रहा है? बेटा दरवाजा बंद करो। चलो, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि यहां पे हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता रखा है म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बता रखा है? म्यू। और अपने को यहां पे तीन चीजें पता करनी है। पहली चीज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दूसरी चीज वर्क डन बाय नॉर्मल, तीसरी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन बातें अपने को यहां पे पता करनी है। तो एफबीडी बनाते हैं अपन इसका, ठीक है ना? और इस डायग्राम को अपन दोबारा से ही बनाते हैं। यहां पे थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि कंपोनेंट करने में आसानी रहेगी। Angle of inclination is theta. This height is h. Here we have a block of mass m. So this is gravitational force. This is the component of gravitational force. दिस इज योर नॉर्मल फोर्स। अब देखो ये तो पता चल रहा है ना, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी कि यहां पे आ गया mg cos थीटा, mg sin थीटा। अच्छा, यहां पे सरफेस जो है इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, तो मैं यहां पे बना देता हूं कि इस पे पूरे सरफेस पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी मौजूदगी है। यानी कि यहां पे इस सरफेस से लग रहा होगा वैसे तो, लेकिन कंपोनेंट से आपको सब चीजें समझ में है, इसलिए मैं इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बोल रहा हूं। फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स का, उसको मैं यहां से बनाने की जगह कहां से बना रहा हूं? यहां से, ताकि आपको कंपोनेंट देखने में भी आसानी रहे, ठीक है ना? थोड़ा सा टेढ़ा तो हो गया, समझ में आ रहा है ना? सीधा है ऐसे ऊपर, ठीक है ना? तो ये आपका इसका एफबीडी हुआ। एक एक करके चलते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमको क्या बताएगा? टॉप टू बॉटम है ना? और कुछ बताया तो है नहीं इन्होंने कि है कितना, तो मैं मान के चलता हूं कि L है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट है इसका इस डायरेक्शन में कितना? L। ये नीचे की तरफ है, ठीक है ना? ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ L। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, ये इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है आगे समझ में। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। भाई डिस्प्लेसमेंट ऐसे है ना नीचे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। वर्क डन इज 0 बिकॉज ऑफ नॉर्मल, है ना? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, यानी कि WmG। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दो बातें देखनी है। mg कहां है? डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? mg का वो कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? क्या? mg sin थीटा। तो यानी कि mg sin थीटा इंटू L, ये भी इधर की तरफ, L भी इधर की तरफ, थीटा बराबर क्या है इनके बीच में? 0 डिग्री। वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इनका वर्क डन कितना हो गया? mg sin थीटा इंटू L इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि mg L sin थीटा। ये आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ो, ये दो बातें तो कर ली हमने, mg के लिए और नॉर्मल के लिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, फ्रिक्शन को बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा है? mg sin थीटा, ठीक है ना? अब फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो इन दोनों के बीच में क्या बेटा? यहां पे जो एंगल है ये 180 डिग्री है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में क्या लिख सकता हूं?
F डॉट L cos 180 डिग्री। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स को मैं क्या लिखता हूं, म्यू एन। अब एन किसके बराबर है, क्या बेटा ये जो एन है ये mg cos थीटा के बराबर है। दिस n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमको दी नहीं हुई है, तो हम भी उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू mg cos थीटा इंटू एल इंटू -1। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, म्यू, यहां पे माइनस आगे लगा देता हूं, सो माइनस ऑफ म्यू mgl cos थीटा, ये हो गया आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था, है ना। अपन ने कुछ न्यूमेरिकल लिए, किसके ऊपर हमने आज 2 बातें पढ़ी हैं, और वो 2 बातें क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। ठीक है ना। दोनों ही कोई ऐसा नहीं है कि सब टॉपिक हैं, दे बोथ आर एप्लीकेशन। ठीक है ना। टेंशन फोर्स में तो हमने किसके बारे में देखा, कांस्टेंट फोर्स में, लेकिन स्प्रिंग फोर्स में हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स पे वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो हमने इंटीग्रेट करके स्प्रिंग फोर्स ने क्या वर्क डन किया वो भी देख लिया, और ब्लॉक ने उस पर क्या वर्क डन किया वो भी देख लिया। और आगे अपन ने जितने भी न्यूमेरिकल देखे उनसे हमने क्या सीखा कि इंडिविजुअल चीजों का वर्क डन हमने निकालना सीखा। यानी कि अगर एक ब्लॉक एक स्ट्रिंग से भी अटैच है तो उस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो एक अलग चीज है, टेंशन फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो एक अलग चीज है। ठीक है ना। तो ये हमने बेसिकली सेग्रीगेट करके चीजों को देखना सीखा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। थैंक यू।